बनने के समय ये सारी बातें हुई थी। तो ये जो जैसे कि आपको बता रहा था, ये इसको रूमी गेट बोला जाता है। इस गेट को, दिस गेट इज नोन एज रूमी गेट। और अगर इस पर आप गौर करें, अगर फ्रंट का स्ट्रक्चर अगर पूरा एक व्यू लें, एक फुल व्यू ऑफ दिस गेट, इट लुक लाइक अ फोर्ट। किले नुमा लगता है ये, मगर ये किला नहीं है, सिर्फ एक गेट है और उसके साथ बाउंड्री वॉल है ये। और हाइट इसकी 63 फीट है। हाँ, आपको बताया था इसको एज अ वॉच टावर भी यूज़ करते थे। ऊपर अगर आप गौर करें, गेट के ऊपर एक डोम बना हुआ है, तो डोम के अंदर एक जो है गार्ड बैठता था और चारों तरफ नज़र रखता था। अगर उसको कोई खतरा महसूस होता था तो ही उसको पुट अ रेड फ्लैग ओवर दे। तो वो जो पोर्शन है बिल्डिंग का, वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है अंदर से। जब आप अंदर जाएंगे, इवन आप जब हॉल में भी जाएंगे इमामबाड़ा के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। अगर कोई भी रेड फ्लैग लगाएगा, अभी भी लगाएगा, तो आप देख सकते हैं, क्लियरली दिखता है वहाँ से, बस कोहरा ना पड़ा हो। तो फ्रंट व्यू, तो अगर आप फ्रंट व्यू का आर्किटेक्चर देखें तो देयर इज अ मिक्सचर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर में आप लोगों को पता है क्या नहीं होता है? इसमें ना मैं हमारी बस को सबको मिल गया। क्या चीज़ नहीं होती इनकी इस्लामिक कमेंट्री आर्किटेक्चर? रहेगी, पीछे जो है बैकग्राउंड वही में तो होता है। पिक्चर्स आएंगे, फोटोज। क्या नहीं होता है? छतरी नहीं होता। प्लांट्स तो होता है, प्लांट्स तो होते हैं। छतरी नहीं लिविंग थिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको। देखिए, लिविंग थिंग इसमें भी नहीं। और भी आप जगह पे जाएंगे तो लिविंग थिंग नहीं मिलेगी। 3 चीज़ें मेनली मिलेगी। एक तो स्क्रिप्ट मिलेगी। स्क्रिप्ट में क्या होगा, कुरानिक वर्सेस होंगी, या फिर कोई पर्शियन पोइट्री होगी, या शेर होगा, या और भी चीज़ें, सेइंग्स वगैरह। पर्शियन में भी हो सकती हैं, उर्दू में भी हो सकती हैं, अरबिक भी आपको मिल जाएंगी कहीं कहीं। तो वो मिलेगी। ज्योमेट्री मिलेगी, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स आप देख रहे हैं। और या फिर फ्लावर एंड लीव्स मिलेगा। जैसे कि आप इनर आर्क जो देखेंगे, अगर गौर करें, इनर आर्क है, इनर आर्क और दिस ऊपर वाला जैसे देखें, तो इस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। बाकी इंडियन आर्किटेक्चर अगर आप आर्चेस देखें तो वो भी अवधी स्टाइल में बनी हुई हैं, कंगूरेदार उसको बोलेंगे। और जो प्लेन आर्चेस होती हैं वो यूरोपियन स्टाइल होती हैं, तो ये तो इंडियन स्टाइल है, अवधी भी बोल सकते हैं इसको। बाकी अगर पीछे से इसको देखा जाए, बैक साइड, फ्रॉम बैक साइड टोटल इंडियन आर्किटेक्चर है। सामने से अगर आप गौर करें तो एक बड़ा सा गेट है, एक सिंगल एंट्रेंस है, और पीछे से 3 एंट्रेंसेज हैं। तो जो 3 एंट्रेंसेज हैं, तीनों में वुडन दरवाजे लगे हुए थे। अभी थोड़ा थोड़ा पीस बचे हैं, बाकी तो निकल गए क्योंकि ट्रैफिक चलता है इधर। इंडो इस्लामिक या इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, फ्रंट में। और अच्छा, कभी आप लोगों ने गौर किया, आप लोग बहुत जगहों पे गए होंगे जितने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो जो एंट्रेंस होते हैं ज़्यादातर ऑड नंबर में ही होते, मोस्टली ऑड नंबर में होते हैं। ऐसा रीज़न क्या है उसका? 3 होंगे, या एक ही होगा, या 3 होंगे, या 5 होंगे? क्या हो सकता है रीज़न? थोड़ा गेस करिए आप लोग। टेक्निकल रीज़न है, कोई भी और रीज़न नहीं है, टेक्निकल रीज़न है। रीज़न ये है, देखिए, अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको बैलेंस चाहिए। बैलेंस के लिए इवन नंबर ऑफ पिलर्स चाहिए आपको। और अगर आप इवन नंबर ऑफ पिलर्स बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑड नंबर ऑफ एंट्रेंसेस बनेंगे। इसमें भी 4 पिलर बने हैं, और 4 पिलर के बीच में ये 3 एंट्रेंसेस बन गए। बैलेंसिंग के लिए हमको जो है इवन नंबर ऑफ पिलर की ज़रूरत है, अगर उसके नहीं बैलेंस नहीं करेंगे ना बिल्डिंग, तो इसीलिए। और बाकी अगर इसका मटेरियल अगर बताया जाए तो मटेरियल इसका टोटली डिफरेंट है। जो आजकल हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वेरी डिफरेंट। ब्रिक वी वर यूजिंग एट दैट टाइम, दैट वाज नोन एज लखौरी ब्रिक। लखौरी यूज़ होती थी उस समय। और यहाँ की जो लखौरी अगर आप देखें कहीं पे जहाँ पे प्लास्टर नहीं है, थोड़ा बड़ी है, क्योंकि बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इसलिए थोड़ा बड़ी बनाई गई थी, वरना नॉर्मली इतनी बड़ी होती है और उसका कोई साइज़ नहीं होता है। लखौरी फ्लैट ब्रिक होती है, ब्रिक का नाम है। इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी छोटी छोटी होती थी पहले, जो मोस्टली बिल्डिंग्स में यूज़ होती थी वो छोटी। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे बड़ी लगी है और कहीं कहीं वही नॉर्मल आ जाती है। उन्होंने जब लोगों के हालात देखे कि लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आ रही थी, तो जो भी इनके बाद था, वाजिद अली अंसारी, आसिफुद्दौला साहब के बाद, ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थे। इन्हें देना चाहा सो दैट एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव। तो क्योंकि सारे लोग उससे मुतासिर थे, इफेक्टेड थे, तो लोग मगर उस समय के बहुत ही डिफरेंट हुआ करते थे। आज के हम लोग की तरह के लोग नहीं थे कि फ्री का माल नहीं लेते। मतलब मेहनत अगर नहीं लग रही होती थी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी। ईगो तो नहीं कर सकता आप, सेल्फ रिस्पेक्ट ये कि हम मतलब फ्री का काम माल ले लेंगे। अगर मेहनत मशक्क़त नहीं लगी तो हमारे लिए हराम है, हम उसको नहीं ले सकते। तो लोगों ने इनकार कर दिया। जब ये मसला पेश आया तो ये बहुत परेशान हुए, तो फिर इन्हें डिस्कस किया इस बात को अपने कोर्ट में। तो फिर उनको एक किसी ने सुझाया क्यों ना इनसे कोई काम करा लें लोग, हो सकता है उसके एवज़ में ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे मे एक्सेप्ट। तभी मे वाला मसला था कि शायद ले लें। तो फिर ये काम शुरू किया गया इमामबाड़े का, लोगों ने काम करना शुरू किया
और उस काम करने के एवज में जो भी उनको दिया जाता था, कभी कभी यहाँ भी खाना बनता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उन लोगों ने लेना शुरू किया। तो ऐसा चलता रहा क्योंकि फेमिन काफ़ी लंबे समय तक चला था, उसके आफ्टर इफेक्ट भी बहुत लंबे चलने वाले थे और चले भी, और तो उससे धीरे धीरे और लोगों को भी इफेक्ट होने लगा जो थोड़े पैसे वाले थे, कि उनके साथ भी वही नौबत आ गई कि दे हैव टू वर्क ऑल्सो, क्योंकि वो भी फ्री का नहीं लेना चाहते थे। मगर उनके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो उनको काम ही नहीं आता, तो उन्होंने कभी ये काम किया ही नहीं था, और उससे बड़ी प्रॉब्लम जो थी कि उनको उन लोगों के साथ काम करना था जो उनके यहाँ काम करते थे, तो वो फिर बेइज्जती वाली बात हो रही थी, ईगो की बात आ रही थी। तो फिर ये लोग भी अपना मसला लेके पहुँचे इनके पास, आसिफुद्दौला साहब के पास, और उन्होंने अपना मसला पेश किया। तो फिर उनको ये रास्ता दिखा गया, क्यों ना आप लोग रात के अंधेरे में आइएगा ताकि आपको कोई देख ना पाए। मगर फिर एक सवाल ये उठा कि आप लोग करेंगे क्या, कि आपको कुछ आता ही नहीं बनाना है। मगर क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद थे वो लोग, और आसिफुद्दौला साहब अपने नरम दिल की वजह से उन्होंने कहा आप बना नहीं पाएंगे तो आप तोड़िएगा, वॉट एवर यू फील। पूरा नहीं टूटता था क्योंकि नंबर बहुत कम था कंपेयर किया जाए अगर एलीट क्लास हमेशा ही कम रहता, तो वो लोग कम ही थे। तो मगर वो होता था, वो तोड़ा जाता था, और इंटेंशनली करवा रहे थे नवाब साहब, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये काम अभी कंप्लीट हो गया फिर वही नौबत आ जाएगी, क्योंकि वो चलने वाला है लंबे समय तक की, क्योंकि वो बहुत ही भीषण सूखा पड़ा था। तो वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वर्क को खींचना चाह रहे थे लंबे समय तक, इसलिए अपनी मर्जी से, अपने इंटेंशन से वो करवाते हैं। तो ये हुआ और करीब 9-10 साल लग गए इसको पूरा कंप्लीट होते होते। एक सवाल है, जी पूछिए। नवाब साहब के पास इतना पैसा हाँ, नहीं मैं भी उनके यही पास सोच था, रही हूँ। उनके पास पहले का भी पैसा था, फिर बाकी उनको वही लगान आती थी, तो लगान सकते थे। कि सूखा पड़ा था तो रेवेन्यू यहाँ इस एरिया से तो इस नहीं एरिया में आता था था। सूखा, और जगह से लगान आ रहा था, और ग्रेन आइटम्स भी आ रहे थे। वो एमडी होगा यूपी के और एरिया में मान लो। वही रिचेस्ट स्टेट थी सर, ये लोग बहुत रिच है, ये रिचेस्ट स्टेट थी मुगल्स की, पैसा बहुत था इनके पास। पैसा होते हुए भी ये लोग पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सके, बताइए।